दोस्तों जितने लोग वेट कर रहे थे ना TRA 4 के चौथे चरण का, उसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है ना वो रिलीज कर दिया गया है। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये आपको बताया गया है चौथे चरण में 45,000 से अधिक शिक्षकों की होगी बहाली। और जैसे ही ये ट्वीट आया ना, बीपीएससी की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। 125, 628 और 11-12 के शिक्षकों के लिए बहाली प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। तो इसमें ना आप क्या है ना, बीपीएससी में ना पहले आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर लेते थे, लेकिन अब ना ओटीआर करना पड़ता है। तो इस ओटीआर को आप कैसे पूरा करोगे, तो इस वीडियो में मैं आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताने वाला हूं। इस 35 मिनट के वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण प्रोसेस बताया है, हर एक स्टेप, हर एक डाउट आपका क्लियर किया है मैंने कि किस कॉलम में क्या चीज आप फिलअप करोगे। अगर आप ओटीआर में एक बार मिस्टेक कर देते हो तो बहुत कम चीज ना आप इसमें एडिट कर पाओगे। तो आप ना ओटीआर बिल्कुल ध्यान पूर्वक से करना। संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया है। या तो फिर वो आप बिहार के रहने वाले हो या तो फिर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो दोनों प्रोसेस मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और मैं आपको ये भी बताया हूं कि आप ना क्वालिफिकेशन को कैसे ऐड करोगे, आप अपने लाइव फोटो को कैसे कैप्चर करोगे, वो भी आपके अपने मोबाइल की मदद से, और आप सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करके इसमें अपलोड करोगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो ओटीआर को कंप्लीट करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। ओटीआर को कंप्लीट करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक न्यू ओटीआर करके बताऊंगा कि ओटीआर करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। इसमें आप लाइव फोटो कैसे कैप्चर करोगे, आप अपने सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करोगे, आप अपने क्वालिफिकेशन डिटेल को कैसे ऐड करोगे, तो संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ओटीआर करने के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन होगा ना वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। ओटीआर करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके आधार कार्ड से ना मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और उस पर ना रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि ये डिजी लॉकर से ही वेरीफाई होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो ओटीपी होगा ना वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। सेम तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जो ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा ना उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो मोबाइल का ओटीपी होगा ना वो भी सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पे ना आपको एक न्यू पासवर्ड को सेट करना है। तो न्यू पासवर्ड आप कैसा सेट करोगे, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं। लेटर आप कैपिटल लेंगे, कुछ स्मॉल लेटर ले लेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 4 आप कुछ भी ना यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप न्यू पासवर्ड वाले बॉक्स में सेट करेंगे, सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में भी सेट करना है। उसके बाद ना कैंडिडेट का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। सेम नेम को यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपका फादर नेम फिलअप करना है, सेम फादर नेम को यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पे आप अपना मदर नेम फिलअप करेंगे, सेम मदर नेम को यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। तो कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना ईयर को सिलेक्शन कर लेंगे, इस प्रकार से स्क्रॉल करके जो भी आपका ईयर होगा। उसके बाद ना आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपने डेट को चूज करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। सेम तरीके से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को इधर भी वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपना जेंडर को चूज कर लेंगे। सेम जेंडर को यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपको आईडी टाइप बताना है कि आपके पास ना आईडी कार्ड में क्या है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास आईडी कार्ड में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी कार्ड है आप यहाँ सिलेक्शन करेंगे। जो आप सिलेक्शन करोगे ना उसका नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे मान लो आपने आधार सिलेक्शन किया तो आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। सेम आधार नंबर को यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है, को चेक मार्क करेंगे और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपसे बोला जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो आपके सामने
ना डिजी लॉकर से वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है, एक यस का और एक नो का। तो आपको ना नो नहीं करना, आपको यस ही करना है, क्योंकि जब तक आप इसे डिजी लॉकर से वेरीफाई नहीं करोगे आपका बीपीएससी के सर्वर पे अकाउंट नहीं क्रिएट हो पाएगा, मतलब ओटीआर नहीं बन पाएगा। तो सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने डिजी लॉकर का फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा लॉगिन करने का, ठीक है। तो अगर आपने डिजी लॉकर में कभी अकाउंट क्रिएट किया होगा तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, पिन आपको यहाँ पे फिल करना है और साइन इन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और अगर आपको पिन पता नहीं है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पिन लेस ऑथेंटिकेशन का, इसे आपको चेक मार्क कर देना है। सिर्फ आप अपना आधार से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है आप यहाँ पे फिल करेंगे और साइन इन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और अगर आपने डिजी लॉकर पे कभी अकाउंट क्रिएट ही नहीं किया तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू यूजर साइन अप का, इस पे क्लिक करके आप साइन अप कर लेंगे। अगर आपको डिजी लॉकर को साइन अप करने में कोई सा भी प्रॉब्लम आता है तो इस वीडियो के आई बटन में साइन अप का वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख लेंगे कि आप डिजी लॉकर पे अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपके सामने ओटीपी वेरिफिकेशन का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो देखिए जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा ना वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इसी मोबाइल पर ना X6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है और साइन इन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप डिजी लॉकर को लॉगिन करोगे ना आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। डिजी लॉकर में जितना भी आपका डॉक्यूमेंट अटैच होगा ना वो सभी डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे खुल करके आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जिसको भी अलाउ करना है, जैसे आपको पैन को भी अलाउ करना है, आपको ड्राइव लाइसेंस को भी अलाउ करना है, आपके 10th के मार्कशीट को भी अलाउ करना है, तो सभी को आपको इस प्रकार से चेक करना है, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ आधार कार्ड को अलाउ करना है तो यहाँ से ना सिर्फ आधार पे ही चेक रहने देंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अलाउ का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका डिजी लॉकर और बीपीएससी के साइट में जो ऑथेंटिकेशन होता है ना वो हो रहा है, तो आपको इसे सही तरीके से होने देना है। आपका जो अकाउंट है ना वो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया गया है, डायरेक्टली आपको होम डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब ना आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो देखिए लॉगिन ना आप 3 तरीके से कर सकते हैं, एक रजिस्टर्ड ईमेल से आप लॉगिन कर सकते हैं, एक जो आपने अभी मोबाइल नंबर रजिस्टर किया उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं, और जैसे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है ना आपके फ़ोन पे एक यूज़र नेम भी गिर जाता है, उस यूज़र नेम की मदद से भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अभी जो आपने पासवर्ड सेट किया ना उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका शो करेगा कि आप सक्सेसफुली यहाँ बीपीएससी के सर्वर पे लॉगिन हो चुके हैं, मतलब आपका जो अकाउंट है ना वो जनरेट कर दिया गया है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड शो करेगा, ठीक है, ओटीआर को जनरेट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ना आपके सामने बहुत सारे डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा, जैसे प्रोफाइल क्रिएशन का, न्यू एप्लीकेशन का, माई अकाउंट का और कॉरेस्पॉन्डेंट का। तो देखिए ओटीआर को जनरेट करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जो आपने अभी ओटीआर में डाटा को फिल किया ना उसे आप एक बार जरूर से वेरीफाई कर लेंगे। तो उसे वेरीफाई करने के लिए माई अकाउंट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो नेम है वो शो करेगा, आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, आपका ईमेल आईडी शो करेगा। आप पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने कंफर्म कर लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको ना अपना ओटीआर को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोफाइल क्रिएशन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। हमें ना कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब देखिए 6 स्टेप में ना आपको ओटीआर को कंप्लीट करना है। जो डिटेल अभी आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया ना वो कुछ डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। कैंडिडेट का जो नेम है ना वो आपको यहाँ पे हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में आप कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से ना आप अपने नाम को टाइप करेंगे। जैसे आप अपने नाम को टाइप करेंगे ना यहाँ पे आपका हिंदी में नाम आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे सिलेक्शन करेंगे, आप अपने नाम को जो भी आपका शुद्ध नेम होगा, ठीक है। अब फर्स्ट नेम को चूज करने के बाद ना आपको लास्ट नेम भी सेम उसी प्रकार से लिखना है और इसे भी आपको सिलेक्शन कर लेना है। अगर आपका नाम जो है ना इसमें शुद्ध नेम नहीं आता है तो आपको गूगल इनपुट टूल का हेल्प ले लेना है, वहाँ से टाइप करके आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ना आपको मटेरियल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैरिड होंगे तो मैरिड को चूज करेंगे, अनमैरिड होंगे तो आप अनमैरिड को चूज करेंगे। उसके बाद सेम चीज़ को यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपने अनमैरिड चूज किया होगा तो यहाँ पे भी आपको अनमैरिड ही चूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताना है कि आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छटा का निशान है या तिल का निशान है, तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवरी चेंज योर नेम। तो अगर आपने 10th के मार्कशीट में या तो फिर आधार कार्ड में कभी नाम वगैरह में चेंजिंग किया होगा तो आपको यहाँ पे यस को चूज कर लेना है और यहाँ पे ना उसका चेंज वाला नेम फिलअप करना है। और कभी आपने ऐसा नहीं किया है तो सिंपली आपको नो को चूज रहने देना, ये सारा कॉलम ही बंद हो जाएगा। बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर आप इंडिया के रहने वाले होंगे तो आपको यस को चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप और आपके पिता बिहार के मूल निवासी हैं। जो कैंडिडेट का फॉर्म फिल करना है और उनके पिताजी अगर वो मूल निवासी हैं बिहार के तो आपको यस को चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सत्यापित करें कि आप और आपके पिताजी बिहार के मूल निवासी हैं, तो आपको यस को चूज
कर लेना है। उसके बाद ना आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा, मतलब निवास प्रमाण पत्र का संख्या यहाँ पे मांगा जाएगा और उसका इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप बिहार के मूल निवासी नहीं है, ये जो दोनों कॉलम दिख रहा है ना, ये दोनों का आपको नो को चूज़ कर लेना है। आप जनरल में ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं ले सकते हैं, नहीं तो आपका निवास यहाँ पे मांगा जाएगा और नहीं तो आपका NCL या तो फिर EWS या तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ नहीं मांगा जाएगा। बाकी सारी चीज़ें ना सेम तरीके से आप फिलअप कर सकते हैं। बिहार का मूल निवासी हूँ तो मैं यहाँ पे यस को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और उसका इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ना कैटेगरी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्या आप किसी आरक्षित कोटा से हैं। तो देखिए जैसे अगर आप EWS से आते हैं या तो फिर BC1 BC2 या तो फिर SC ST, तो ये सारी चीज़ें हैं ना वो आरक्षित कोटा है, तो आपको यस को चूज़ कर लेना है अगर आप ये सारे कास्ट से बिलोंग करते होंगे तो, ठीक है। और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको नो को चूज़ कर लेना है, क्योंकि आपका जनरल में ना ही तो कास्ट लगेगा, ना ही तो NCL लगेगा और ना ही तो EWS सर्टिफिकेट लगेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यस को चूज़ करता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सेलेक्ट द कैटेगरी कोड, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ना आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे EWS SC ST EBC या BC, तो जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं आप अपने कास्ट को यहाँ से चूज़ कर लोगे। सेम चीज़ को यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसे भी आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट कास्ट नेम आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ना आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसे आपने EBC तो चूज़ कर लिया, अब EBC में ना बहुत सारे कास्ट आते हैं, तो आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो आप यहाँ पे ना इस प्रकार से टाइप करेंगे और आपका कास्ट आ जाएगा, आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको ना NCL का नंबर यहाँ पे फिल करना है और उसका इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सर्टिफिकेट इशू बाय, मतलब ये जो आपका NCL इशू हुआ ना वो किस लेवल से इशू हुआ, CO या RO लेवल से या तो फिर SDM या DM लेवल से। तो जिस भी लेवल से आपका इशू हुआ होगा ना आप उस लेवल को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या विज्ञापन के अनुसार क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती हैं। तो अगर आप फ्रीडम फाइटर के नाती नतनी या पोता पोती होंगे तो आपको यस को चूज़ करके डाटा को फिल करना है और नहीं तो इस कॉलम को आपको नो को चूज़ कर लेना है। बाद आपको फिजिकल मेजरमेंट पूछा जा रहा है, तो ये जो है ना वो ऑप्शनल है, ठीक है। आपका हाइट अगर फिलअप करना चाहते हैं तो आप हाइट यहाँ पे सेंटीमीटर में फिलअप करेंगे। अगर आप वेट फिलअप करना चाहते हैं, मतलब आपका वजन, तो आप यहाँ पे वजन फिलअप कर सकते हैं kg में, ठीक है। नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे, ठीक है। BPSC का TRA4 जो आने वाला है ना उसमें ऐसा कुछ नहीं मांगा गया, ठीक है। उसके बाद ना आपसे दिव्यांगता का प्रकार पूछा गया है, तो जिस व्यक्ति का आप OTR कर रहे हैं अगर वो विकलांग होंगे तो आपको यस को चूज़ करना है और डाटा को फिल करना है। अगर आप विकलांग नहीं है तो सिंपली आपको नो को चूज़ करना है, ये सारा कॉलम ही बंद हो जाएगा। और स्पोर्ट्स का डिटेल आपको यहाँ पे देना है, तो जिस व्यक्ति का फॉर्म फिल कर रहे हैं अगर वो मेधावी खिलाड़ी हैं, मतलब आपके पास किसी भी लेवल से स्पोर्ट्स का अचीवमेंट है, जैसे कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल से है तो फिर स्टेट लेवल से है या तो फिर सेंट्रल लेवल से है, तो आपको यस को चूज़ करके यहाँ तो आपको यस को चूज़ कर लेना है, नहीं तो आपको नो को चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपसे एक्स सर्विसमैन का डिटेल पूछा गया है, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो आपको यस को चूज़ करना है और डिटेल को फिलअप करना है, नहीं तो आपको नो को चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपसे NCC कैडेट पूछा गया है, तो अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट होगा तो आपको यस को चूज़ करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो को चूज़ रहने देना है। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपसे पूछा गया है, तो अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, वो भी बिहार सरकार के, अगर आप कर्मचारी होंगे किसी भी फील्ड में, तो आपको यस को चूज़ करना है और यहाँ पे ना आप अपना पद का नेम फिलअप करेंगे, मतलब डेजिग्नेशन। उसके बाद इंटर ऑफिस नेम आपको दर्ज करना है और उसका स्थान आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि वो आपका ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है बिहार सरकार के, तो सिंपली आपको नो को चूज़ कर लेना है, सारा कॉलम ही बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको सी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना वो सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। अब देखिए सेकंड स्टेप का जो इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करना है ना उस कॉलम को एक्टिवेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे और सारे कॉलम जो है ना वो ब्लैंक दिख रहा है, तो आपका पर्सनल डिटेल अगर सेव हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा। अब यहाँ पे ना आपको स्टेप 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। तो यहाँ पे ना आपसे पूछा जा रहा है कि फादर्स परमानेंट एड्रेस, मतलब आपका और फादर का तो एड्रेस सेम ही है, तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। तो एड्रेस लाइन 1 में ना आप अपना विलेज का नेम फिलअप करेंगे, ठीक है। जो भी आपका विलेज होगा इस प्रकार से आप फिलअप कर लेंगे। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आप अपना पोस्ट ऑफिस का नेम फिलअप करेंगे और एड्रेस लाइन 3 में आप अपना पुलिस स्टेशन का नेम फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद ना आपको स्टेट बताना है कि ना आप ना किस स्टेट के रहने वाले हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार को आपको चूज़ कर लेना है, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अदर स्टेट को चूज़ कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट आप चूज़ करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिलअप करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे मैनुअली फिलअप करेंगे इस प्रकार से, ठीक है।
उसके बाद आपसे करस्पॉन्डेंट एड्रेस पूछा गया है। तो जो एड्रेस अभी आपने फिलअप किया ना परमानेंट एड्रेस में, अगर आपका सेम करस्पॉन्डेंट एड्रेस रहा तो यहाँ पे सेम एज एबोव का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको चेक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका डिफरेंट है तो इसे आप चेक मार्क नहीं करेंगे, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका जो एड्रेस इन्फॉर्मेशन है ना वो भी सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। अब नंबर 3 का जो ऑप्शन है ना वो भी एक्टिवेट हो चुका है, तो सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो अदर इन्फॉर्मेशन फिलअप करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा क्या जा रहा है, डिटेल्स ऑफ कोर्ट पेंडिंग क्रिमिनल एक्शन पेंडिंग अगेंस्ट यू। अगर आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का न्यायिक मामला दर्ज है या तो फिर आपके विरुद्ध लंबित है तो आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है क्या आपके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अभियोजना लंबित है, तो अगर आप पे लंबित होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज कर लेंगे, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। सारे कॉलम पे आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको सभी पे नो को टिक कर देना है। अगर आप पे कुछ दर्ज होगा तो आपको यस को टिक करना है, नहीं तो नो को चूज टिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि पुरस्कार पदक छात्रवृत्ति आदि का विवरण आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं अगर आपको मिला होगा तो। नहीं है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये जो डाटा होगा ना आपका अदर इन्फॉर्मेशन का, ये भी सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। अब ना आपको देखिए कॉलम नंबर 4 आपका एक्टिवेट हो चुका है, जो कि क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए आपके सामने क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जो डिटेल है ना वो आपको बिल्कुल सही तरीके से फिलअप करना है, इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है। इसका एडिट तो हो जाएगा। तो देखिए अगर आपके OTR में किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो गया है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने OTR में क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं और उसे ना आप कैसे सुधार कर सकते हैं। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है काइंडली इंटीरियर क्वालिफिकेशन डिटेल फ्रॉम 10th या मैट्रिक ऑनवर्ड। तो सबसे पहले ना आपको 10th का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो आपको क्वालिफिकेशन पब्लिकेशन इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग या योग्यता का नाम यहाँ पे बताना है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको 10th को चूज कर लेना है। उसके बाद नेम ऑफ क्वालिफिकेशन आपको बताना है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जो क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे चूज किया ना सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे आएगा, इसे भी आपको चूज कर लेना है। अगर आप 10th का डिटेल फिलअप कर रहे हैं तो सब्जेक्ट और ब्रांच ऑटोमेटिकली ब्लैंक आएगा। उसके बाद ना आपने जो 10th क्वालिफाई किया वो किस स्टेट से किया है, तो सिंपली यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जिस भी स्टेट से आपने 10th क्वालिफाई किया है आप अपना स्टेट को नाम को चूज कर लेंगे। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम बताना है कि आपने जो 10th क्वालिफाई किया ये वो किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ना आपके सामने बहुत सारे बोर्ड का नेम खुल करके आ जाता है। तो देखिए अगर आपके बोर्ड का नेम इसमें है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टेट बोर्ड भी चूज कर लोगे। और अगर आपको बोर्ड का नाम ही फिलअप करना है तो यहाँ पे आपको एक अदर का ऑप्शन मिल जाता है, इसे आपको चूज कर लेना है और आप अपने बोर्ड का नेम को स्पेसिफाई कर लेंगे। ये बोर्ड का नेम इसमें है तो मैं सिंपली अपने बोर्ड का नेम को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद क्वालिफाइंग स्टेटस आपसे पूछा आएगा, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप पास को चूज कर लेंगे, क्योंकि आप 10th क्वालिफाई कर लिए तभी आप 12th और ग्रेजुएशन और BEd वगैरह क्वालिफाई किए, ठीक है। तो आपको पास को ही चूज करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीट, मतलब आपका जो 10th का क्वालिफिकेशन है वो कब कंप्लीट हुआ। तो आप अपने 10th के मार्कशीट को देखेंगे, वहाँ पर जो इशू डेट रहेगा ना वही इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट बताना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो यही पे आता है कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट अगर आपने लिया होगा 10th में, जैसे कि मान लो आपने एक बार में 10th क्वालिफाई नहीं किया, आपने दूसरी बार में जो है ना वो 10th क्वालिफाई किया, तो यहाँ पे अगर आप दूसरी बार में 10th क्वालिफाई किए हैं तो आपको एक को यहाँ पे फिलअप करना है कि हमने एक बार एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिया, ठीक है। और अगर आपने एक ही बार में 10th क्वालिफाई कर लिया है तो यहाँ पे आपको 0 फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको यहाँ पे बताना है। अगर आपका मार्क्स होगा तो मार्क्स में बताएंगे, CGPA होगा तो आप CGPA में बताएंगे। जैसे कि 10th में आपका कितना नंबर आया वो आपको यहाँ पे फिल करना है। टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है कि कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ CGPA या तो फिर ग्रेड पॉइंट या तो फिर रिस्पेक्टेड परसेंटेज, मतलब आपका जो परसेंटेज है ना 10th में वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इसे कैलकुलेट करके आप यहाँ पे निकाल के यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। परसेंटेज को फिलअप करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपने का जो 10th क्वालिफाई हुआ ना वो कितने मंथ का था। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए 10th जो नॉर्मली होता है ना वो 12 मंथ का होता है। अगर आप 2 बार अटेम्प्ट किए हैं, मतलब एक बार में अगर आप पास नहीं कर पाए और आपने दूसरी बार में पास किया, तो अगर आपका 18 महीना का होगा तो 18 चूज़ करेंगे, 24 मंथ का होगा तो 24 चूज़ करेंगे। आप इसी प्रकार से देख लेंगे कि आपका ना 10th कितने मंथ का था, तो सिंपली यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पे क्लास या ग्रेड का नाम आपसे पूछा गया है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब वो फर्स्ट डिवीजन है, पास है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद ना मोड आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने 10th डिस्टेंस या तो फिर करस्पॉन्डेंट से किया है तो आप इसे चूज़ करेंगे।
लेंगे। और अगर आपने 10th रेगुलर से किया है तो नीचे वाले ऑप्शन को आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली ब्लैंक आएगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ब्लैंक आएगा, क्योंकि 10th में ना ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद सीट या तो फिर रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि आपके 10th के मार्कशीट पे ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है, उत्तीर्ण होने का वर्ष, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी वर्ष में 10th क्वालिफाई किए हैं ना, आप अपने ईयर को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो डिटेल आपने ऐड किया ना वो थोड़ा सा आप ऊपर की ओर आएंगे। अब यहाँ पे ना आपने 10th का क्वालिफिकेशन ऐड किया तो चीज़ आपका यहाँ पे शो करेगा, देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका इसमें कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे आपको एक एक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक पेन का भी ऑप्शन मिलेगा एडिट करने के लिए। तो अगर आपका कुछ मिस्टेक है तो इस पेन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके इसे एडिट कर लेना है, और अगर सारी चीज़ सही है तो इसे आप ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, 12th का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सिंपली आप वापस से क्लिक करेंगे और 12th एंड इंटरमीडिएट को आपको चूज़ कर लेना है। नेम ऑफ क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे चूज़ करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे कि आपने 12th चूज़ किया या इंटरमीडिएट तो आप यहाँ से उसको सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट या ब्रांच का नेम आपको यहाँ पे बताना है कि आपने जो 12th क्वालिफाई किया ना वो किस ब्रांच से किया, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपका आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद स्टेट का नेम बताना है कि आपने जो 12th क्वालिफाई किया ना वो किस स्टेट से किया है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जिस भी स्टेट से आपने 12th क्वालिफाई किया आप अपने स्टेट को नेम को चूज़ कर लेंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे किस बोर्ड से आपने 12th क्वालिफाई किया। अगर आपको स्टेट अगर आपके बोर्ड का नेम इसमें आता है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टेट बोर्ड भी चूज़ कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग स्टेटस आपको बताना है, वापस से क्लिक करेंगे और पास को आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद कंप्लीट डेट आपको बताना है कि आपका जो 12th कंप्लीट हुआ ना वो किस डेट में हुआ, जैसे कि आप अपने मार्कशीट का इशू डेट यहाँ पे फिलअप करेंगे। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 12th में अगर आप एक ही बार में पास कर गए होंगे तो आप यहाँ पे 0 फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप 12th में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिया है, जैसे कि जो फर्स्ट बार में एग्जाम होता है ना उसमें आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया, मान लो किसी कारण बस एक विषय में ना आपका क्रॉस लग गया, आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिए हैं एक विषय का, तो आपको यहाँ पे 1 फिलअप कर देना है, ठीक है। अगर आप 2 बार में पास किए होंगे तो 2 फिलअप करना है, अगर आप 3 बार में पास किए होंगे तो 3 फिलअप करना है। इस प्रकार से आप फिलअप कर लेंगे, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद आपको ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे बताना है कितना नंबर आपका आया, जितना भी आया होगा आप फिलअप कर लेंगे। और यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको बताना है कितना आपका टोटल मार्क्स का एग्जाम हुआ। परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल करना है। नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ आपको बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देखिए 12th ना आपका 24 मंथ का होता है नॉर्मली, ठीक है, तो आप 24 यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिया होगा तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्लास या ग्रेड का नेम आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब वो फर्स्ट डिवीजन है, पास है, सेकंड है, थर्ड है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद मोड आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया डिस्टेंस या तो फिर रेगुलर, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। अगर आपको कंपलसरी सब्जेक्ट फिलअप करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो ये जो है ना वो ऑप्शनल है, इसे आप फिलअप भी कर सकते हैं या तो फिर छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि ये सब ना ऑप्शनल है, इसे आप चूज़ भी कर सकते हैं या तो फिर नहीं भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सीट या तो फिर रोल नंबर फिलअप करना है। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर बताना है कि आपने ना 12th कब पास किया, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने 12th का पासिंग ईयर यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो आपने 12th का डिटेल ऐड किया ना उसे आप देखना चाहते हैं तो वापस से ऊपर की ओर आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका 12th या फिर इंटरमीडिएट का जो भी डिटेल ऐड किया वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अब ना आपको ग्रेजुएशन का डिटेल ऐड करना है तो वापस से नीचे की ओर आ जाएंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको ग्रेजुएट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको चूज़ कर लेना है। जैसे आप इसे चूज़ करेंगे ना तो नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपसे सब्जेक्ट या ब्रांच पूछा जाएगा तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपका जो भी यहाँ पे आपने चूज किया ना योग्यता का नाम, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ब्रांच या तो फिर सब्जेक्ट का नेम आ जाएगा, आप यहाँ से चूज कर लेंगे। स्टेट आपको बताना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपको बताना है, क्वालिफिकेशन स्टेटस आपको बताना है, डेट ऑफ पब्लिश आपको बताना है कि आपने ना आपका ना ग्रेजुएशन कब क्लियर हुआ। उसके बाद एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऑब्टेन मार्क्स आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है, परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल करना है, नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद क्लास या ग्रेड आप यहाँ पे बताएंगे, मोड आपको यहाँ पे बताना है कि रेगुलर से था या डिस्टेंस से था, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि नेम ऑफ द रजिस्टरिंग अथॉरिटी, इसका जो कहने का मतलब है ना कि आपका जो ग्रेजुएशन पंजीकरण हुआ ना वो किस संस्थान से हुआ, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपके संस्थान का नेम इसमें आता है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। काउंसिल रजिस्ट्रेशन डेट आपको यहाँ पे फिल करना है, मतलब आपका कब रजिस्ट्रेशन हुआ उस डेट को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अगर आपको पता है ये
ये सारी चीज़ें तो फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप छोड़ देंगे। ठीक है, काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। उसके बाद डेट ऑफ द रिन्यूअल, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट का तो रिन्यूअल किया नहीं तो आप इसे भी आप खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिलअप कर लेंगे और पासिंग होने का ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ग्रेजुएशन का डिटेल तो आपने ऐड कर लिया, अब ना आप बीएड किए हैं या तो फिर डीएलएड किए हैं उसका डिटेल आपको ऐड करना है। तो देखिए वापस से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ढूंढोगे ना तो आपको बीएड या तो फिर डीएलएड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपने बीएड किया है तो आपको ग्रेजुएशन को चूज कर लेना है और यहाँ पे नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ना आपके सामने बहुत सारे क्वालिफिकेशन का नेम खुल करके आ जाएगा। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, देखिए बीएड का ना यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे एक नॉर्मली बीएड का और यहाँ पे देखेंगे 1 ईयर का बीएड भी आपको मिल जाता है, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन भी आपको मिल जाता है, बीएड सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन एलिमेंट्री टू बीए टू स्पेशल एजुकेशन, इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपने सिर्फ बीएड किया तो बीएड को चूज कर लेंगे और सेम तरीके से ना आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन को भी ऐड कर लेना है। बीएड क्वालिफिकेशन को ऐड करने से पहले आप यहाँ पे ये देख लेंगे कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को चूज कर लेंगे, मतलब जो भी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 12th और ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद चलो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने 12th के बाद डायरेक्ट डीएलएड कर लिया होगा और 1 to 5 के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके बाद ना आपको डीएलएड का क्वालिफिकेशन ऐड करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एक डिप्लोमा का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको चूज़ कर लेना है और देखिए नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब डीएलएड, स्पेशल एजुकेशन, डिप्लोमा, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। अगर आप 1 to 5 के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो मतलब आपने अगर डीएलएड किया है तो इसी तरह से सभी क्वालिफिकेशन को आपको ऐड कर लेना है बारी बारी से। बीएड या तो फिर डीएलएड का क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद अब ना आपको स्टेट पेपर 1 या तो फिर स्टेट पेपर 2 या सीटेट पेपर 1 या तो फिर सीटेट पेपर 2 का क्वालिफिकेशन ऐड करना है। तो उसके लिए वापस से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सीटीईटी या तो फिर सीटीईटी पेपर 2 या तो फिर एस्टेट या तो फिर एस्टेट पेपर 2, इसे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन आपको बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपके सामने ना बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बीटेड पेपर 1 अगर आपने क्लियर किया है तो बीटेड पेपर 1 को चूज करेंगे, बीटेड पेपर 2 अगर आपने क्लियर किया है तो बीटेड पेपर 2 को क्लियर करेंगे, सीटेड अगर आपने क्लियर किया है तो सीटेड को चूज करेंगे, सीटेड पेपर 2 अगर आपने क्लियर किया है तो सीटेड पेपर 2 को चूज करेंगे। वहीं से अगर आपने एस्टेट किया है या तो फिर एस्टेट पेपर 2 किया है तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। सब्जेक्ट या ब्रांच का नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। स्टेट आपको यहाँ पे बताना है, क्वालिफिकेशन स्टेटस आपको यहाँ पे बताना है, क्वालिफाइंग कंप्लीट डेट आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपको यहाँ पे बताना है, ऑब्टेन मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है, टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लैंक आएगा, रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और पासिंग ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्वालिफिकेशन आपका ऐड होकर के यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार का कंफर्मेशन आएगा, आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल है ना वो भी सक्सेसफुली ऐड कर लिया गया है। उसके बाद ना आपको स्टेप 5 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना है। आपके पास किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस होगा तो आपको यहाँ पे यस को चूज़ करना है और यहाँ पे ना डाटा को फिल करेंगे। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आपको नो को चूज़ कर लेना है, ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो ये डाटा भी आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको स्टेप 6 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने लाइव फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए ना इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है कि जिस समय आप फोटो कैप्चर कर रहे होंगे ना, आपके सर पे कैप नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपके साथ में पावर का चश्मा नहीं होना चाहिए, तो फिर धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए, मास्क नहीं लगा हुआ रहना चाहिए, तो हेलमेट आदि का उपयोग आप नहीं करेंगे लाइव फोटो कैप्चर करते समय। और जब आप लाइव फोटो कैप्चर करोगे ना, आपके बैकग्राउंड में कोई और अन्य व्यक्ति नहीं होने चाहिए। अगर आप कंप्यूटर से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए ना आपको यहाँ पे वेबकैम की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आपके सिस्टम से वेबकैम कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास वेबकैम की सुविधा नहीं है तो आप स्टेप 5 तक इसे कंप्लीट कर लो। उसके बाद ना आपको इसे अपने मोबाइल में लॉगिन कर लेना है और वहाँ से लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कैप्चर लाइव फोटो का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा, आपको 5 सेकंड का वेट करने के लिए बोला जाएगा। आप 5 सेकंड का वेट करना। आपके फ़ोन का जो कैमरा होगा या तो फिर आपके सिस्टम से जो बैक कैम लगा होगा,
यहाँ पे खुल करके आ जाएगा, कैमरा खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेट इमेज का, इस पर क्लिक करके आप अपने इमेज को सेट कर सकते हैं। जैसे आप इमेज को सेट कर लोगे ना और अगर वो प्रॉपर रहा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद ना आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो सिग्नेचर को अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको ना एक हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है और आपको एक इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। अब देखिए सिग्नेचर आप कैसे अपलोड करोगे, तो सिग्नेचर का जो साइज होगा ना वो 15 KB से कम में होना चाहिए। उसका इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे बताया गया है कि हस्ताक्षर की चौड़ाई 250 पिक्सल रहना चाहिए और इसका जो लंबाई होगा ना वो 320 पिक्सल रहना चाहिए। इसी तरह से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों सिग्नेचर को बना लेंगे। वो कैसे बनाएंगे देखिए, अभी हम लोग फोटोशॉप पे अभी चल के बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो का आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि इसका ना सिग्नेचर को आप कैसे रिसाइज करोगे। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से आपको बताया हूँ, तो आप वो वीडियो एक बार जरूर से विजिट कर लेना, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपका लाइव फोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड कर लिया जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, एग्री वाले ऑप्शन को चेक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का कंफर्मेशन आएगा, कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपसे बोला जाएगा कि आपका जो प्रोफाइल है ना वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है और आपका OTR लॉक हो चुका है। देखिए प्रोफाइल क्रिएशन का जो ऑप्शन है ना वो ब्लैंक हो चुका है, इसका मतलब आपका जो OTR है ना वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब जो OTR आपने कंप्लीट किया ना उससे आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है माय अकाउंट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे ना आपका प्रोफाइल समरिंग शो करेगा। अगर आप अपने प्रोफाइल को देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है व्यू प्रोफाइल का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जो भी डिटेल आपने OTR में फिलअप किया ना रजिस्ट्रेशन से लेकर के OTR को फाइनल सबमिट तक, वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप इसे एक बार सही तरीके से चेकआउट कर लेंगे। अगर आपका इसमें कुछ मिस्टेक रहता है आप उसे एडिट भी कर पाएंगे। वो एडिट आप कैसे करोगे तो इस वीडियो के आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि आप अपने OTR को एडिट कैसे करोगे। संपूर्ण प्रोसेस मैंने बताया है और क्या क्या आप एडिट कर पाओगे वो भी मैंने उसमें आपको कवर किया है। इस तरह से आप अपने BPSC में TRA4 के लिए OTR कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताया है कि OTR को आप कैसे कंप्लीट करोगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं हम फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।